ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हेलो एवरीवन, आज मैं ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में विचार करना चाहती हूँ। जैसे हम पहले मैं बसंत ऋतु के बारे में बताई थी अपने वीडियो में, पर अभी बसंत ऋतु हमारी ख़त्म हो गई है, हम ग्रीष्म ऋतु पे आ गए हैं। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है जब बैसाखी महीना शुरू हो जाती है अप्रैल 14 से, फिर 2 महीना तक अप्रैल से मई और जून 14 तक लगभग ये हमारी ग्रीष्म ऋतु चलेगी अभी। तो आयुर्वेद में जो ऋतुचर्या के महत्व बहुत है, ऋतु के सही ज्ञान से ही हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ व्रत जो है उसमें 2 पार्ट में ली आती है, दिनचर्या एवं ऋतुचर्या। दिनचर्या जो कि क्या करना चाहिए हर रोज़ उठकर, वो भी काफ़ी विस्तृत है, पर ऋतुचर्या हर सीजन में क्या क्या करना चाहिए वो ज्ञान हमें जानना आवश्यक है। तो अभी जो बसंत ऋतु जाकर ग्रीष्म ऋतु शुरू हुआ है, उसके हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, क्या आहार क्या लेना चाहिए, क्या विहार लेना चाहिए, क्या आहार नहीं लेना चाहिए, क्या विहार नहीं करना चाहिए, इसके संबंधी ज्ञान। तो डाइट पे हम क्या खा सकते हैं। इस टाइम में क्या होता है, जो सूरज अपनी रश्मि के कारण, गर्म तेज रश्मि के कारण शरीर की जलीयांश तथा शरीर के स्नेहांश ये दोनों को शोषण कर देते हैं, तो जिसके कारण शरीर ड्राई हो जाती है और उसमें मतलब रूखापन आ जाती है, और मतलब रूखापन और जो स्नेह की कमी हो जाती है, रुक्षता आ जाती है। तो उसके हिसाब से ही डाइट कहा गया है, जो कि जैसे कि हमारी ये चीज़ मेंटेन हो पाए, ताकि हमारी शरीर की बल सही बन पाए। तो इस टाइम में मीठा चीज़ लेना चाहिए, तरल मतलब पतले चीज़ लेनी चाहिए, ठंडी चीज़ लेनी चाहिए हमें। तो इसके लिए स्पेसिफिक कहा गया इस टाइम में सत्तू का खाना अच्छा रहता है। सत्तू का घोल, जो कि अलग अलग सत्तू, खासकर जैसे चावल का, लाई का, गेहूं का, या फिर हमारे चने वगैरह मिलाकर, या फिर मिक्स करके सब कुछ मिलाकर भी अलग अलग मिक्सचर सत्तू आती है। तो उसको ही घी और उसमें दूध के साथ मिलाकर, घी और दूध दोनों ही, क्योंकि यहाँ शरीर में रुक्षता आ जाती है, तो घी भी मिलाने के लिए नहीं भूलिएगा। घी और दूध जो शीतल चीज़ में और तरल में सबसे बेस्ट दूध है। तो मिल्क और चीनी, शक्कर और ये पाउडर को मिलाकर उसका सेमी सॉलिड फॉर्म में एक अच्छा डाइट होती है ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से। बाकी जो पानक मतलब तरल चीज़ में हम ठंडाई वगैरह ले सकते हैं, गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको ध्यान रखना है हमारे खाने में। फिर और उसके ये एक सामान्य नियम को कभी नहीं भूलना है, हमें खाना जब भूख लगे तभी खाना लेना है। भूख नहीं है मतलब हमारी अग्नि, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ना कुछ कमजोरी हुई है, उसके लिए हमें उपचार करके अग्नि को ठीक करके ही लेना चाहिए। ये नियम तो हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई भी ऋतु हो जाए। फिर हम डाइट क्या नहीं लेना चाहिए, डाइट अपथ्य डाइट क्या है इस टाइम में। मसालेदार चीज़ें जो है, तीखा चीज़ें वो अच्छा नहीं है, नमकीन चीज़ें, खट्टा चीज़ें ये भी अच्छा नहीं है, इसको ध्यान देना है हमें। ज़्यादा नमकीन, खट्टा, तीखा, मसाला इसको अवॉइड करनी है हमें, और जो मीठा चीज़ पे ध्यान देना है। फिर पथ्य विहार क्या है इस टाइम में। जैसे हमारी ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु में चल रहा था, एक्सरसाइज करने का विधान था, पर अभी एक्सरसाइज कम कर देनी है, या फिर अगर कमज़ोर है शरीर तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और जो हेल्दी हैं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र पहनने का विधान अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर शरीर के लिए वो ठंडा होता है, हल्का श्वेत वस्त्र पहनना है। शरीर में शीतल चंदन वगैरह का लेप कर सकते हैं, सुगंधी पुष्प वगैरह का माला धारण कर सकते हैं, और दिन में यहाँ थोड़ा बहुत के सो सकते हैं आयुर्वेद में। बाकी सीजन में दिन में जो दिवासयन को मना किया गया है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशन को छोड़कर, अदरवाइज दिन में नहीं सोना चाहिए, पर ग्रीष्म ऋतु में दिवासयन हम कर सकते हैं। फिर अपथ्य विहार क्या है, जो व्यायाम है उसको छोड़ना है या फिर बहुत कम करनी है, क्योंकि शरीर वैसे भी कमज़ोर हो जाता है इस टाइम में। और गरम चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, गरम मतलब बाहर घूमना, धूप में घूमना गर्मी में नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत काम भी नहीं करनी चाहिए इस टाइम में। फिर ये सामान्य नियम हो गया, इसी हिसाब से हम अपना आहार विहार को
बना सकते हैं अपना रूटीन। पर अभी मैं जो गुरुत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। आज जो काल है पर वो ओरिजिनल ग्रीष्म ऋतु नहीं है। ये कहीं ना कहीं काल की विकृति हो गई है। जो नेचुरल गर्मी आनी चाहिए इस टाइम में, वैसाख का मिडिल लगभग हो रही है, तो वो उस हिसाब से गर्मी नहीं है। एक हफ्ता का पीरियड तो थोड़ा बहुत चलता है, पर धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती है, पर जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए वो ज़्यादातर जगह में नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए कंट्रोवर्सी भी, कन्फ्यूजन भी मन में आ जाती है, कहीं ये वसंत ऋतु भी तो नहीं है। हाँ, इसके पीछे भी कारण भी है, हमारी जो आयुर्वेद में वर्णन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। कुछ मतलब किताबों में इसको वसंत ऋतु के हिसाब से भी लिया गया है, पर मैंने उस पर विचार करने के बाद जो कुछ प्रायोगिक ज्ञान को लेते हुए जो सुश्रुत संहिता में मेंशन है, वैशाख ज्येष्ठ जो है ये ग्रीष्म ऋतु है, तो उस हिसाब से देखें तो ग्रीष्म ऋतु ही हम उसको लेंगे। जो आज देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव में कमी आ गई है, ये कुछ नहीं, ये काल का विकृति ही कहेंगे, जो कि आज उसका पूरा हमारे पास प्रमाण है काल विकृति का। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जो आज जनपद ध्वंसकारी बीमारी, एपिडेमिक पैंडेमिक डिजीजेस होते हैं, वो उसका एक मुख्य कारण होती है वायु जल देश काल की विकृति। जो काल, खासकर काल की विकृति होने से ही एक प्रकार के बीमारी से पूरे संसार में फैल जाता है, जिससे ज़्यादातर लोग इकट्ठा मतलब मृत्युवरण करते हैं। तो ये सीधा हमें प्रमाण मिल रहा है काल की विकृति हो गई है। तो निश्चित रूप से ये ग्रीष्म ऋतु है, पर उसमें काल की विकृति होकर आज ज़्यादातर ऐसे होती थी, बीच में बारिश आती है ग्रीष्म ऋतु में भी, पर जो हो रही है आज के टाइम में वो निश्चित रूप से स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है। तो उसके हिसाब से हमें विचार करके आज जो ऋतुचर्या को फॉलो करनी है उसमें हमें विचार करना पड़ेगा, ना कि सीधे ग्रीष्म ऋतु का परिचर्या को हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको पूरा फॉलो करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो मेरे युक्ति के हिसाब से इस टाइम में जो एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए थी गर्मी में, वो उसको ना बंद करके हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जो दिवासन कहा गया दिन में सोने वाला, उसको भी अभी अवॉइड करनी पड़ेगी। जब तक हमें गर्मी का पूरा प्रभाव ना आ जाए तब तक दिन में सोने में अवॉइड करें। अगर कमज़ोर है, कोई बच्चे हैं, नींद आ रही है, तब तो सोना ज़रूरी है। फिर जो ठंडा चीज़ लेने के लिए इसमें ग्रीष्म ऋतु परिचर्या में हमारे शीतल चीज़, ठंडा चीज़ लेना चाहिए, पर इस टाइम में हमें उसको अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर बहुत गर्मी है तो फिर वो हम ले सकते हैं। फिर भी जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह का सब सवाल है, जो फ्रीज का पानी का, इसको अवॉइड करें। मटके की पानी या फिर उसमें मिलाकर कुछ पानी हम ठंडा बनाकर थोड़ा सा ले सकते हैं। अगर गला ख़राब है तब तो हमें बिल्कुल ठंडा नहीं लेना चाहिए, हमें नॉर्मल या फिर थोड़ा गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जो ऋतु विकृति के हिसाब से थोड़ा उसको रिवाइज करके उसके हिसाब से हमें ऋतुचर्या को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं विचार करना चाहती हूँ। ये ऋतु जो विकृति हो गई है, आज जो सिचुएशन हमारी है, जो हम घर पे बंद पड़े हैं, क्या इसकी मुक्ति, इससे हम मुक्त नहीं होंगे? कब ये इसका समाधान कब होगा? ये समाधान संभव है, पर ये ज्ञान केवल आयुर्वेद में बताया गया है। हम जो बीमारी को सोच रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, हम घर पे बंद होकर रह जाएं, आइसोलेशन पे रह जाएं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर दें, तो फिर हमारी बीमारी हमें छोड़कर चली जाएगी, ये हमारी भ्रांत धारणा है। क्योंकि आयुर्वेद सीधा बताया गया है, ये जो बीमारी है जनपद ध्वंसकारी बीमारी, ये अधर्म जनित है। इसका मूल कारण अधर्म ही है। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी बीमारी का मुख्य चिकित्सा जो होती है, निदान परिवर्जन, उसका पहला चिकित्सा होती है। जिस कारण से कोई बीमारी होती है उसका परिवर्जन करना नित्यांत आवश्यक है। इस जनपद ध्वंसकारी बीमारी का मुख्य कारण हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों में ही वर्णन है, ये अधर्म जनित है। सिर्फ चरक सुश्रुत संहिता कह देने से नहीं चलेगा। चरक सुश्रुत संहिता खुद का नहीं है, ये भगवान ब्रह्माकृत ज्ञान ही, अथर्ववेद का ही ज्ञान, खुद ब्रह्मा भगवान ने ही ये ज्ञान दिया है इस चरक सुश्रुत संहिता के माध्यम से। तो खुद भगवान ही बताए हैं कि ये अधर्म के कारण ही इसे बीमारी होती है। तब जब तक अधर्म को हम नहीं छोड़ेंगे, हमें ये हमारी प्रकृति हमें अपने मनमानी करने नहीं देगी। हम बहुत कर लिए हैं, अभी हमें वो सुधारने का समय आ गया है। तो ये ऋतु जो विकृति हो गई है, आगे तो ये शुरुआत हुई है, आगे भी क्या होगा हम नहीं कह सकते। अगर हम अभी से सुधर ना जाएं तो अधर्म को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए
वो उसका डिटेल जो चिकित्सा के तौर पे ही कहा गया है हमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ मुख्य बिंदु पे मैं विचार रखना चाहती हूँ। सत्य बोलना, सच्चाई के राहों पे चलना, ये इसके लिए मूलभूत उपचार कह सकते हैं इसको। फिर लोभ नहीं करना, क्योंकि लोभ ही जो ये धर्म का शुरुआत वहीं से हुई है, लालच से। तो लालच को छोड़नी पड़ेगी। अपनी जितनी है, अपनी जो हक है उसी पे ही, चाहे वो सरकार की संपत्ति क्यों ना हो जाए, वो भी लालच है, क्योंकि वो भी कहीं से आता है। सरकार खुद कभी भी जन्म नहीं कर सकता पैसा, तो वो भी वो कुछ भी हमारे जो मतलब हमारे मेहनत की कमाई से ज़्यादा है, वो हमें लोभ उसके लिए नहीं करनी चाहिए। जितना मिनिमम आवश्यक चीज़ें हैं उसी पे ही हम अपना कर्म, उसी पे ही अपनी हक को समझें। और जो लोभ तो नहीं करनी है। जो अधर्म का टर्म जो है बहुत विस्तृत है, उसके बारे में बहुत डिटेल वर्णन है आयुर्वेद में। सद्वृत का वर्णन है, आचार रसायन वर्णन है, पर संपूर्ण विचार करना एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। इसमें जो उपचार के हिसाब से, जनपद दंशकारी बीमारी के उपचार के हिसाब से जो कहा गया है, दान देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, फिर दान देना चाहिए, यथासंभव हम डोनेट करना चाहिए हमें, और जिससे ये समाज सुधर पाएगा। जो आज की परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस, सारे हम घर पे बंद बैठे हैं, क्योंकि एनर्जी आएगा कहाँ से? हमारी मेहनत से ही। एनर्जी E=mc²। अगर मास ही बैठा है, एक्टिविटी बंद पड़ा है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जो भी हम संचय कर लिए हैं उसमें से यथासंभव हमें डोनेट करने की आवश्यकता है इस समय में, ताकि ये समाज धीरे धीरे, हमारी पुण्य तो उसमें है ही, और साथ में हमारी परिस्थिति को भी कुछ हद तक टैकल किया जा सकता है। फिर जैसे कि इसके बाद जैसे अधर्म का संज्ञा कह रही थी, बहुत विस्तृत है। भले ही ज्ञान भी है, ज्ञान से भी हर ज्ञान का सही सात तत्व लेकर अपने जीवन में प्रयोग करना एक बहुत ही कठिन समस्या कह सकते हैं। तो एक सरल जो उपाय मुझे दिखता है, क्योंकि अगर भक्ति योग जो कहा गया है, क्योंकि हम अगर महाभारत को भी थोड़ा अवलोकन करें, सारे ज्ञान दे दिए भगवान ने अर्जुन को, पर समाधान आखिर में हुआ कि भक्ति योग से कुछ नहीं तो मुझे समर्पण कर दो। अगर भगवान के ऊपर हम समर्पण भाव करें या समर्पित हो जाएं उन पे, तो कहीं ना कहीं वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमें गलत दिशा कभी भी नहीं दिखाएंगे। वही एक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम समर्पण भाव रखें भगवान से, ईश्वर से, जिसको भी हम विश्वास करते हैं उनसे हम समर्पण भाव शुरू कर दें, और ताकि ये जो विकृत हो गया है काल, उसको फिर से सुधार हो पाएगा। क्योंकि आयुर्वेद में इसका सीधा वर्णन है। ये जो विकृति हुआ है, ये जो हमारी अधर्म शुरू होती है, ये पहले ऊपर लेवल में, जो कि राजा, जो कि वही लेवल से शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रजा तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे अंदर ये घुस गया है पूरा ये। तो उसको इस प्रोसेस में वर्णन किया गया है। जैसे अधर्म चलता है समाज में, तो वहाँ जो उस समाज को धारण करने के लिए ऋतुओं को उचित रूप से जब होना चाहिए, जिस ऋतु में जो प्रभाव होनी चाहिए, वो देवता ही उसको संभालते हैं। जैसे इंद्रदेव उचित समय में बारिश करते हैं, तो उसी हिसाब से वो जब क्रुद्ध होकर वो जनपद को छोड़कर चले जाते हैं, तभी ये काल की विकृति प्रभाव अपने दिखने लगता है। तो हम धर्म मार्ग पे चलेंगे तो फिर से वही देवता आकर हमारे अंदर फिर से हमारे समाज में वास करने लगेंगे, और फिर से वो ऋतु विकृति जो है स्वाभाविक ऋतु में परिवर्तन हो सकता है। तो आज जो ये जनपद ध्वंसकारी कोविड-19 बीमारी आई है, उसका भी समाधान कहीं ना कहीं इसी पे छुपा हुआ है। सिर्फ आइसोलेशन से या फिर सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ा लेने से इसका संभव नहीं है। इम्यूनिटी को सिर्फ डाइट के जो हमारी गाइडलाइन दिया गया है आयुष डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसको फॉलो करनी चाहिए। उसमें कुछ परिवर्तन की भी आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ विधान जो हमारी वसंत ऋतुचर्या के हिसाब से था, अभी ग्रीष्म ऋतु के चर्या के हिसाब से उसमें थोड़ा परिवर्तन करके, इसलिए मैं इस वीडियो को शेयर करना चाहा। हमारी गाइडलाइन भी आगे हो सकता है बदल कर आए, पर तब तक ये जो ज्ञान मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये कहीं ना कहीं सबके काम में आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और इस ज्ञान को आप ज़्यादातर, अगर आपको अच्छा लग रहा है और सही लग रही है, इसको आप फैलाइए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ताकि हम जल्द से जल्द सारे एकमत होकर फिर से हम धर्म के मार्ग पे चल पाएँ
और ताकि हम समाज को फिर से ये ध्वंसाभिमुखी जो मार्ग है उससे बचाकर अपने धर्म मार्ग से, धर्म के अवलंबन से फिर से वो सही दिशा पे ला पाए या समाज को स्वस्थ बना पाए। जय आयुर्वेद।